क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके की भी स्कीम्स दिल्ली में लाई जाएगी? क्या इस तरीके की स्कीम्स के तहत ही सरकार अब दोबारा जीतने का प्लान बना पाएगी? ये कौन सी स्कीम है? कहां से ढूंढेंगे? कहां से ये रजिस्ट्रेशन होगा? मध्य प्रदेश में भी 5,000 रुपए दिए जाते हैं पुजारियों को 2022 से, यहां पर 18,000 रुपए दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? म्यूट 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 है आपका, आपका म्यूट है। साहिल, ये दरअसल ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस देश के अंदर शुरू हुई है, ये उसका एक नतीजा है कि आपको समाज के हर तबके को खुश करना पड़ेगा। समाज के हर उस तबके को जिसकी एक पहचान है, जिसकी एक आइडेंटिटी है, उसको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसमें एक चीज है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं दे पा रही है, वो ये कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन के लोग थे या आम आदमी पार्टी थी, उनके ऊपर यह आरोप लगता था कि आप तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। आप देखिए, इमामों को देते हैं, आप हिंदुओं को नहीं देते हैं, आप हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते हैं, आप एंटी हिंदू हैं। तो ये जो उनकी कोशिश थी कि जो विपक्ष के पार्टी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिसको पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त पार्टी और हिंदू विरोधी पार्टी घोषित करने की कोशिश की जाती थी, अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो हिंदू पुजारियों को भी दे रहे हैं और ग्रंथियों को भी दे रहे हैं, तो आप किस मुंह से उनको एंटी हिंदू कहेंगे या किस मुंह से आप उनको प्रो मुस्लिम कहेंगे? क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक नहीं किया उस तरीके जिस तरीके से करना चाहिए था। तो ये उसका नतीजा। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी को इस बार ये लगता है कि जो उनकी पुरानी स्कीम थी, उन स्कीमों की एक उम्र होती है, वो स्कीम अब हो गई, आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो नई चीजें करने की कोशिश करें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि ये आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार नैरेटिव सेट कर रही। सबसे पहले उसने इस बात पर दिल्ली के अंदर डिबेट विमर्श करवाया कि मैं 1100 और 2100 रुपए हर महिला के खाते में डालूंगा। बीजेपी ने और कांग्रेस ने उसको कंडेम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं, उनका मुफ्त इलाज करेंगे। उस पर बीजेपी और कांग्रेस ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो कह रहे हैं कि हम पुजारों और ग्रंथियों का सवाल इस बात को लेकर है, वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस उसको रिएक्ट कर रही। बीजेपी क्यों नहीं एजेंडा सेट कर? प्रदीप भंडारी, आप एजेंडा सेटिंग में फंस रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे थे कि भाई वो मुस्लिम वाली पार्टी है और वहां पर आप पुजारियों को दे रहे, तो आपको तकलीफ हो रही है कि चुनाव हाथ से निकल जा रहा है, पुजारियों को देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। प्रदीप भंडारी जी, हम कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये रहा इनका पुराना वीडियो। बोलते थे पहले कि भाई मंदिर बन जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, पुजारी बन जाएगा। हम तो जनता के सामने इनका झूठ रख रहे हैं। तो अच्छा है ना, आपको 18,000 रुपए मिल जाएंगे पुजारी बनेगा तो। आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है। आशुतोष जी, आप इतने न्यूट्रल और वरिष्ठ पत्रकार है, क्या आप एक महिला का नाम बता सकते हैं जिसने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 3 साल के अंदर जो है एक भी महिला के खाते में पैसा डाला है? एक भी महिला के खाते में पैसा नहीं डाला है। क्या 10 साल में पुजारियों की याद नहीं आई जब जाके ये स्वास्तिक का अपमान कर रहे थे? ये सवाल हमारा पूछना वाजिब है और आपको भी पूछना चाहिए आशुतोष जी, क्योंकि आप इतने न्यूट्रल है, तो आपको पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने 17 महीनों तक इमामों को सैलरी नहीं दी। आप कैसे कह रहे हैं कि इमामों को सैलरी दे दी? 10 साल तक पुजारियों को सैलरी नहीं दी, कैसे कह रहे हैं पुजारियों को सैलरी दे देंगे? 3 साल तक पंजाब में महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाले, कैसे कह रहे दे देंगे? और आप भी तो ये जानते हैं, आपको कहना चाहिए कि कहते थे कि नानी जो है इनकी कहती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, उसकी जगह अस्पताल बन जाएगा। प्रदीप भंडारी, क्या यह सही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के मामले में जांच चल रही है, इसके वजह से एलजी के आदेश से उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए, इसके वजह से सैलरी रुकी हुई है? क्या यह बात सही है? 100 करोड़ रुपए इनने 2020 में वक्फ बोर्ड को दिया था। अभी हम जाके इनके घोटालों की जांच कर रहे हैं। जो घोटालों की जांच होगी, पर 50 करोड़ का शीश महल तो बन गया ना साहिल जी, उसके लिए तो पैसे इनने जुटा लिए थे। जो बड़ा सा अपना शीश महल बनाया था, आशुतोष जी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से चलिए आशुतोष जी जवाब दे दीजिएगा। पहले कर चुके हैं, जो 2 BHK में रहने वाले थे और कहते थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक आशुतोष जवाब दे दीजिए। चलिए, घूमेंगे। तो हम तो सवाल वैगनआर से लेकर गाड़ी तक का सफर आप ही बता दीजिएगा। चलिए, देखिए, आम आदमी पार्टी, ठीक है, प्रदीप भंडारी सुन लेते हैं जी। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी में 100 दोष होंगे, लेकिन फिर भी अब 2013, 2015, 2020 में उन्होंने सरकार बनाई ना। लोकसभा में भी हारे। पार्टी तो हाँ, लोकसभा में हारे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 1998 के बाद से हम लगातार दिल्ली के अंदर चुनाव क्यों हार रहे हैं, ये जब तक बीजेपी नहीं समझेगी तब तक। बीजेपी क्या है, दिल्ली के अंदर वो दूसरों के बनाए नैरेटिव पर रिएक्ट करती है। ये मैं फिर इस बात दोहरा देना चाहता हूं।
अगर यही प्रदीप भंडारी यहाँ होते कि हम ये कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही होती और आम आदमी पार्टी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही होती, तब ये मुझे बोले प्रदीप, मुझे बोलने दो। हाँ, तो तब क्या होता, तब बीजेपी का एज होता। आज बीजेपी एज ने रिएक्ट कर रही। जैसे दिल्ली, उसने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव क्यों जीता? क्योंकि उसने एक एजेंडा सेट किया, उसने लाडली बहन योजना की। कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर रिएक्ट कर रही थी, आप नहीं दे पाओगे, आपका घाटा बहुत बढ़ गया, 7.5 लाख करोड़ का कर्जा, तमाम बातें आपने की। लेकिन लोगों तक मैसेज पहुंचा कि भाई एक आदमी देने की कोशिश तो कर रहा है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर ये है ना, आप एजेंडा सेट करो। मतलब बेसिकली प्रदीप भंडारी वो क्या कह रहे हैं, आशुतोष क्या कह रहे हैं, आशुतोष क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, आप 3,000 रुपए डिक्लेयर करिए, आप बोलिए कि पुजारियों को हम 25,000 रुपए दे देंगे और नया नैरेटिव बना लीजिएगा। आप कहां उसका विरोध करने में लग गए? यही कह रहे हैं ना आशुतोष आप उनको? बिल्कुल, इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी का मैसेज जो है वो ज्यादा इको होगा, ज्यादा। चलिए प्रदीप भंडारी। आशुतोष जी, दोनों में थोड़ा, आशुतोष जी दोनों में फर्क है। महाराष्ट्र में हम सरकार में थे, हमने पहले दे दिया था, महीनों तक हमने खाते में पैसा डाला था। यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार में 1 रुपया इनने पैसा नहीं डाला, पंजाब में भी नहीं डाला। हम अनाउंस करेंगे, हम भी यहाँ पे ऑपोजिशन के अंदर है, चुनाव में समय है, हम अनाउंस करेंगे। तब मैं चाहूंगा कि जब हम अनाउंस करें तो आप जरूर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है देने की, क्योंकि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के अंदर हमने ही दिया और कोई पार्टी ने नहीं दिया। ये भी आपको कहना चाहिए। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, ये निश्चिंत रहिए आप। राजेश गुप्ता जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे ना एक कार्टून याद आ रहा है जिसमें ना एक आदमी गधे पर बैठा रहता है और उसने एक गाजर रखा हुआ है, ऐसे गधे को लगता है कि भाई अभी खाने मिलेगा। वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, पूरी यात्रा सफर कर लेता है और उसके बाद भी उसे खाने नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं सवाल तो यही उठा है ना कि आप पैसे दे दीजिए, आप अनाउंस क्यों कर रहे हैं कि भाई आपकी सरकार चल रही है, कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, स्कीम पास कर दीजिए, पैसे दे दीजिएगा, आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। देखिए महाराष्ट्र में कैसे फायदा हो गया उनको। देखिए, अब ये प्रदीप भंडारी जी मुझे लग रहा है बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे भाई यही अच्छे पहले एंकर थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये बीजेपी में आके फंस गए। अब जब हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हम दे रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, आप कर दो, अनाउंस कर दो। आप कहते हैं चुनाव में समय है। अभी हमको कह रहे थे हम चुनावी वादे करते हैं, अभी अरे यार फिर बीच में बोल रहे हो, एक मिनट रुक तो जाओ। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो अब चुनाव आने पे आप अनाउंस करोगे, यानी अब चुनावी वादा तो आप कर रहे हो और अब मान रहे हो अभी चुनाव में समय है। हमने चुनाव से पहले अनाउंस करा ना, अभी चुनाव नहीं है ये आप कह रहे हो, है ना, आपने खुद मान लिया। ऐसे मत करो। और आप भगवान राम की बात करोगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा था सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है। आपकी पार्टी में राजभर श्री राम का मंदिर राजेश भाई हमने बनाया, प्रभु श्री राम का मंदिर हमारी सरकार में बना। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, फिर बीच में बोल रहे हो। 3 साल में पंजाब में फिर बीच में बोल रहे हो। अरे बीच में, अरे भाई बीच में पर्सनली बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं राजेश भाई, अरे 3 साल में आपने पंजाब में 1 रुपया दिया है। आप बताइए, आज आप बोल दीजिए, मैं आपसे बिल्कुल पूरी डिबेट नहीं बोलूंगा। आप मानिए आपने 3 साल में पंजाब में भंडारी जी, अरे मेरे भाई रुक जाओ। राम मंदिर सरकार ने बनाया है, आप सही कह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी। भगवान जब राम का, सुनो एक मिनट, जब राम का नाम ले रहे हो तो राम जी की मर्यादा को मानो, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, राम की मर्यादा को मानो। राम को मानते हो, राम की भी तो मान लो थोड़ी सी। क्या मतलब है राम के नाम से लेने नहीं होगा? आपको जय श्री राम से चिढ़ क्यों है राजेश भाई? तो आप अरे तुम सुनो, तुम ज्यादा फर्जी हिंदू में नहीं हो, बेवकूफ की बात मत करो। हमारी क्षेत्र के देखो कितना राम को मानते हैं, समझे, बेकार की बात मत करो। राम तो तुम असली हिंदू हो, तुम असली हिंदू हो, छोड़ दो। कोई सर्टिफिकेट देंगे? अच्छा, मुझे राजेश गुप्ता जी, क्यों इतना घबराते हो? एक मिनट राजेश गुप्ता जी, साहिल भाई, अरे एक मिनट, कैसे डिबेट होगी? प्रदीप भंडारी, नहीं राजेश गुप्ता जी आप मुझे बताइए असली हिंदू क्या होता है, जरा मुझे भी समझना है। कैसे साबित करें हम लोग कि भाई हम लोग असली हिंदू हैं? कोई टेस्ट है उसका? कोई टेस्ट है उसका? देखिए मैं बता देता हूं। पहली बात, एक मिनट, पहली बात मेरी आपसे साहिल भाई की रिक्वेस्ट है, हम लोग रोज डिबेट करते हैं, प्रदीप भाई नए पहले एंकर थे, नए बने हैं। अरे मेरे पे छोड़ो राजेश जी, अपनी बात कह लीजिएगा। आपको जो मुझे प्रदीप भंडारी सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी सुन लीजिए, क्या उसके बाद आपको भी आएंगे। क्या प्रॉब्लम है यार? भाई एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। राजेश गुप्ता जी खत्म करिए पहले, चलिए। देखिए मेरा ये कहना है कि इनकी पार्टी में रोज मजाक उड़ाया गया। इन्होंने, इन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम ने कहा, दिनेश शर्मा जी ने, कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हनुमान जी जाट है, इनकी पार्टी से बात निकली, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब नहीं देंगे कि खीर खाने से थोड़ी
रामचंद्र जी पैदा हो गए, खीर खाने से बच्चे होते हैं क्या? इनकी पार्टी के ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर को कहेंगे कि अंबेडकर 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 करते हो, कहने से क्या फायदा है, भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिल जाता है, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की बातें करके फोएबंदारी। और आपने पूछा असली हिंदू कौन होता है? सबसे पहले दूसरे की बात की इज्जत करना सीखे। भगवान राम का नाम लेते हैं तो मर्यादा के अंदर रहना सीखे, दूसरे को अपनी बात करने दे, अपनी बात को रखे। ये मुझे लगता है सबसे पहली सनातनियों की सबसे पहली पहचान है कि दूसरे की बात को सुन लीजिए, फिर अपनी बात को कीजिए। मुझे जो मर्जी कहे मैं सुन लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं ये कि मुझे बुराई कहेंगे, लेकिन मैं फिर भी इनको अपना बड़ा भाई कह रहा हूं। मेरा कहना है, ये मेरी लगता है मुझे मेरे संस्कार है, मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि मैं इनकी बात को समझूं, सुनूं, और मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं प्यार से स्वीकार करते हूं कि भाई प्रदीप भंडारी, लेकिन बीच में ऐसे प्रदीप भंडारी, मुझे लगता है सबसे पहले भंडारी सनातनी होनी। अब असली हिंदू कौन होगा आप भी बता दीजिएगा। भारत की संस्कृति है। साहिल भाई, प्रदीप भंडारी, मैं बताता अब ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा कि असली हिंदू है? एक देश का समाज तय कर रहा है साहिल भाई, तभी जाके 2014 के बाद से लेकर हम जो है इस देश के अंदर वो प्रवृत्ति चली गई कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। और यही वो लोग हैं जाके जो अलायंस करते थे। पहले तो कहते थे अरविंद केजरीवाल जी की दादी नानी कहती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए अयोध्या में। राजेश जी मेमोरी लॉस हो गया क्या कि वापस से याद दिलाऊं वो वीडियो, ये रहा, भूल गए वीडियो, जब कहते थे कि आपकी दादी नानी कहा करती थी कि किसी तरीके से वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, बोला मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पूछे, पूरी राजनीति आपकी थी प्रभु श्री राम के मंदिर को अपोज करने की। और आज आप चुनाव के समय आपको जैसे राहुल गांधी को गुजरात चुनाव के पहले याद आ गए थे जब वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए थे, चुनाव के बाद भूल गए थे। साहिल भी इन्होंने बोला था कि प्रभु माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो है किसी भी तरीके से प्रतिमा नोटों पे लगनी चाहिए। उसके बाद उस चुनाव के बाद से अभी तक भंडारी कैसे ढूंढे हिंदुओं का अपमान इन्होंने किया, कैसे ढूंढेंगे असली हिंदू असेंबली में? नहीं, असली हिंदू कैसे ढूंढेंगे? सिर्फ बोलने से हिंदू होता है? प्रवृत्ति फॉलो करने से हिंदू होता है। जो हिंदुओं का शब्दों से अपमान करे चलिए, और हरिशंकर चुनावों के लिए गुप्ता, वोट माने, वो चुनावी हिंदू है। चलिए हरिशंकर गुप्ता, अब यहां पर काम की बात नहीं होगी तो सिर्फ राम की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी तो यहां पर बात होगी कि भाई कौन किसको कितने पैसे दे रहा है। क्या इसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? आपकी भी झोली में कुछ है दिखाने के लिए लोगों को? हरिशंकर गुप्ता जी। देखिए साहिल भाई, देखिए हर चुनाव से पहले हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो आता है। उस मैनिफेस्टो के अंदर जनहित के लिए जो कार्य होते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी आएगा, चुनाव में अभी देरी है, मैनिफेस्टो में आएगा, कुछ अच्छी बातें हम कहेंगे क्योंकि हमें तो पहले भी काम करके दिखाया और आज भी काम करके दिखाना है। और मैं यहां पर एक बात कह दूं कि अभी आशुतोष जी ने जो बातें कही हैं, मुझे थोड़ा सा उसमें इतराज है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में यह विचार ना बनाए कि हम प्रो हिंदू हैं या प्रो मुस्लिम हैं। हम तो देश के सबसे अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा हुआ है उसका भी हित करेंगे, चाहे किसी धर्म जाति से बिलोंग करता हो। और दूसरी बात यह है, मुझे थोड़ा सा आज आशुतोष जी के बयान में मुझे हास्यास्पद भी लगा कि अन्ना आंदोलन के समय में इसी प्रकार की बातें करके केजरीवाल को इन्होंने हीरो बनाया। घुमावदार बात करते हैं, उनके विचार में स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है। और आज जो बात वो कर रहे हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं झुकाव, इतने दिन केजरीवाल को क्रिटिसाइज करते रहे और कहीं ना कहीं उनका झुकाव फिर केजरीवाल की तरफ जा रहा है। तो आशुतोष जी, ऐसा है, आप अपने आप को संयत रखें, संयम बरतें। आप जिस ढंग से बात करते रहे उसी ढंग से बात करें। बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन नैरेटिव तो सेट हो जाएगा। नैरेटिव सेट करने के लिए धर्म की जरूरत कहां पड़ गई बीच में? हम तो नैरेटिव सेट करेंगे विकास। लेकिन गुप्ता जी, बात तो सही है ना आशुतोष जी, ये बात बहुत अच्छी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आप पर ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है आज। नहीं, एक मिनट साहिल भाई, हमने तो विकास का नैरेटिव अच्छा चलिए गुप्ता जी हमने तो विकास का नैरेटिव सेट हरिशंकर जी बोल लीजिए। देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया आज, इसको देखिए आप। देश कहां से कहां तक पहुंचा है, जिसका लाभ ये लोग भी उठा रहे हैं, बीजेपी भी उठा रही है और दिल्ली में आप पार्टी उठा रही है। दिल्ली में अगर विकास का काम, प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं ना हरिशंकर जी, दिल्ली में नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं आप। अभी कहां दिल्ली में नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं, एक सीट नहीं जीत पा रहे हैं आप 10 साल से। हमारी मैनिफेस्टो में जो भी जिक्र होगा दिल्ली के विकास के लिए होगा और उसका आधार होगा 15 साल दिल्ली के होगा ना, पुजारियों को पैसा दिया जाएगा ना उसमें भी। नहीं, क्या जरूरी है? हमारे हो सकता है हमारे मैनिफेस्टो में इससे कोई बढ़िया चीज हो पुजारियों के लिए, उनके पूरे जीवन को मजबूत करने के लिए उससे बढ़िया स्कीम हो,
पैसा देके भीख थोड़ा देनी है हम लोगों ने, पैसा देके भीख थोड़ा देनी है वो। चलिए आशुतोष जी, आप पर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आप पर सवाल उठाए हुए हैं, तो पहले तो आपसे ही जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मुझे राजेश गुप्ता जी के पास भी जाना है। आशुतोष जी, आप साहिल चिंता मत करिए, कुछ दिनों के बाद आम आदमी पार्टी भी मेरे ऊपर सवाल खड़े करेगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात है साहब। हाँ, जो महत्वपूर्ण सवाल क्या है, हरिशंकर गुप्ता जी और कांग्रेस पार्टी एक बात समझे कि पिछली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिला था। एक पार्टी जो 15 साल तक दिल्ली के अंदर उसने शासन किया और शीला दीक्षित जैसी नेता दी, अगर आज वो 4% पर है तो इसके लिए स्थानीय नेतृत्व ही तो जिम्मेदार होगा ना, दूसरा तो कोई जिम्मेदार होगा नहीं। अब आप देखिए बीजेपी, अजीब विडंबना है कांग्रेस पार्टी की कि संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी की योजना पर कंप्लेन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर जांच के आदेश कर देती है। तो लोगों के सामने क्या संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिलकर खेल रहे हैं। अरे भाई, मेरा तो ये कहना है कि संदीप दीक्षित सामने बैठते और वो कहते कि आम आदमी पार्टी ने ये वायदे किए हैं, हम ये 5 वायदे करते हैं जो आम आदमी पार्टी से बेहतर वायदे हैं, और आइए इस पर बहस कर लेते हैं हम। आप जब उनकी बनाई हुई पिच पर जाके साहिल भाई, खेलेंगे, मैं जवाब दूंगा इसका, तो साहिल भाई मैं जवाब दूंगा, फायदा तो नहीं होगा। और यही पिछले जो 2013 ले लीजिए, 2015 लिए, 2020 ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी आशुतोष जी की बात का जवाब दूंगा साहिल भाई में। क्यों नहीं आत्ममंथन कर रही है? हरिशंकर जी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हरिशंकर जी जवाब दीजिए, बाकी दो लोगों के पास भी जाना है मुझे। हरिशंकर जी, मैं बताता हूँ। आशुतोष जी सुन लेते हैं। हरिशंकर जी, आशुतोष जी, बड़ी आपने बड़ी अच्छी जी। बात करी है। देखिए, संदीप दीक्षित ने अगर शिकायत की है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तो उसमें शिकायत की है, उसमें इतराज क्या है? उनको लगा कि ये गलत है तो शिकायत की है। उनके खिलाफ में आरोप लगाया कि बीजेपी से पैसा लिया है, तो शिकायत भी ना करे अपनी जाके। उन्होंने शिकायत की तो कद्दावर नेता है दिल्ली के। और सुनिए, 4% जो वोट की बात करी ना आपने, एक बात ध्यान रखिए, मैं आप जितने विद्वान आदमी हैं, आपसे ज्यादा चुनावी इतिहास को भारत के कोई नहीं जानता है। 2-2 सीट वाले पार्लियामेंट में सरकार बनाकर बैठे हुए हैं। ये छोड़िए, टेम्पररी वेज होता है। 26 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं आई है, 26 साल से दिल्ली में। लेकिन उसका रास्ता कहां से निकलेगा हरिशंकर जी? सवाल तो यहीं पर है। 2 सीट वाले आज संसद में बैठे हुए हैं, उसका रास्ता राम मंदिर मूवमेंट से जाकर पहुंचे हुए हैं, तो आपको भी उसी रास्ते से जाना पड़ेगा क्या? यही सवाल है भाई। इस चुनाव में देख लीजिएगा, रास्ता निकलेगा। आशुतोष जी, आज हम 20% वोट पर है। आशुतोष जी, संक्षेप 20 सेकंड में मुझे राजेश गुप्ता जी के पास जाना है। आशुतोष, 20 सेकंड। राजनीति के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां हारी जाती हैं असली लड़ाई जीतने के लिए। आप जो ये मूव था, ये पॉलिटिकल सुसाइड का मूव मैं कहता हूं। संदीप दीक्षित ने जो किया, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सुसाइड है। बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा आप आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। प्रदीप भंडारी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। प्रदीप भंडारी, आम आदमी कांग्रेस और बीजेपी एक ही सुर में गा रही है। प्रदीप भंडारी, आखिर में आप अगर एजेंडा, प्रदीप भंडारी आखिर में दिलाना चाह रहा हूं, अब ये पुजारियों के 18,000 रुपए का आप क्या करेंगे? मैं आशुतोष जी को याद दिला रहा हूं। आशुतोष जी, आज आप आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हैं? आप कहिए तो सही। मेयर इलेक्शन में चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में अलायंस कर रही है। मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो पीछे से ए और बी टीम तो आम आदमी पार्टी और चंडीगढ़ का कांग्रेस है। मेयर चुनाव याद मत दिलाइए, बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी। प्रदीप भंडारी, वो भी चीजें, वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी याद आ जाएगी। उधर क्यों जा रहे हैं? चंडीगढ़ अब दिल्ली में रहते हैं ना। 10 सेकंड में कहूंगा, हम इनकी नियत पे सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं, जो कहते थे बाबरी मस्जिद का टूटना गलत है, जो कहते थे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना गलत है, जो स्वास्तिक के ऊपर झाड़ू से बाहर कराते थे, जो ये आम आदमी पार्टी वाले कहते थे भगवान श्री राम पर विवादित बयान संजय सिंह ने दिया, मनीष सिसोदिया कह रहे थे राम मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, गोपाल इटालिया धार्मिक समाओं का विरोध कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू कह दिया था। ये लोग हिंदू नफरत करते हैं, और जैसे राहुल भंडारी एक ही बात को बार-बार बोलते रहेंगे, जनेऊधारी ब्राह्मण मरे थे, ठीक इसी नई बात बताइए। केजरीवाल जो है, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, याद है इस चुनाव में, आखिरी 30 सेकंड है। राजेश गुप्ता जी, चुनाव के लिए आपको नई स्कीम चाहिए, इसके लिए आप चुनावी हिंदू बन रहे हैं। सीधा सीधा आरोप विपक्षियों की तरफ से लगाया जा रहा है। 30 सेकंड में आपकी तरफ से जवाब, आखिरी जवाब रहेगा ये। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 5 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराई है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। तब तो कोई चुनाव नहीं थे, इनको कुछ पता नहीं है। बेवजह की प्रदीप भंडारी जी बोले जा रहे हैं। ये कहते हैं कि भगवान राम भगवान करते हैं। देखो, हनुमान जी की हनुमान चालीसा में कि विद्यावान
गुनी अति चातुर राम काज करने को आतुर। भगवान राम का काम है रामायण पढ़ लें कि जो भी उनके राज में रहते हैं खुश रहे, प्रसन्न रहे, प्रसिद्ध रहे, किसी के अंदर कोई भेदभाव ना हो। इसलिए हम सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं हम लोग। हम सबको प्यार करेंगे, सबको इज्जत देंगे। इसीलिए हमने हिंदू और सनातनी की बात करी। सनातन का अर्थ है जिसका आदि न अंत, जो हमेशा रहेगा। ये लोग डराते हिंदू खत्म हो जाएंगे, ये हिंदू धर्म की बात नहीं कर सकते। राजेश भाई, झूठ बोलना बंद भगवान राम करिए। जिस तरीके से देश में चुनाव जा रहे हैं, पसंद रहे। ये वन नेशन वन इलेक्शन हो या साइमल्टेनियस इलेक्शन, बंद करिए। जय श्री राम प्रदीप भाई। जय श्री राम राजेश, चलिए झूठ बोलना बंद करिए। जो भी आप उसे नाम दीजिए, नए साल का पहला चुनाव जो दिल्ली में होने जा रहा है, उससे कई लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नए सारे आपके पास मौके मिलने जा रहे हैं। पुजारी बनेंगे तब भी आपको 18,000 रुपए मिल सकते हैं। तो जिसको अगर सीखना है तो उसके लिए भी कोई नई स्कीम यहां पर आ सकती है। लेकिन दिलचस्प है, दिल्ली में जहां पर आशा वर्कर्स को देने के लिए शायद पैसे नहीं है, जहां पर कई सारी स्कीम्स के लिए पैसे अटके हुए हैं, वहां पर पुजारियों के लिए नई स्कीम की घोषणा की जा रही है। वहां पर मौलाना आके कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा कब मिलने वाला है। तो दिल्ली का चुनाव कहां जा रहा है, उस पर ध्यान रखना काफी जरूरी हो गया है। लेकिन फिलहाल तो धर्म के रास्ते पर चुनाव जाता नजर आ रहा है और इसी पर दंगल में हमने आज चर्चा की है।